आरडीजे रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंट्स योलो स्पॉटलाइट में मैं जया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम हर बार आरडीजे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से आपके लिए नए नए लोगों को मिलवाने के लिए लेके आते हैं। इस कॉलेज के साथ हमारा एक बहुत गहरा नाता है क्योंकि मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं जिनके साथ आज हम बातें करने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की टफेस्ट एग्जाम में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम होती है यूपीएससी की एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम के माध्यम से आप समाज के आखिरी तबके तक पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ देश सेवा भी कर सकते हैं। ये एक इस तरह की एग्ज़ाम होती है। लेकिन इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से अपने इंटरव्यूज़ को प्रिपेयर करना चाहिए और उसी के साथ साथ जब आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका रवैया क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ है हमारे अकोला शहर के सबसे डैशिंग, डायनामिक, रिस्पेक्टेड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर अर्चित चांडक सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और एक ऐसा अवसर है जिससे आपके माध्यम से सब लोग से जुड़ सकते हैं, थॉट्स शेयर कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच। यस सर। सर हम तो वैसे यूपीएससी के बारे में और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक आपकी तरह से एक मोटिवेशन मिले ये चाहते हैं, लेकिन एक बहुत क्वेश्चन मेरे दिल में ना बहुत टाइम से चल रहा था, वो ये था कि एक तो चांडक जी, ऊपर से आपके फैमिली बैकग्राउंड जो है बिजनेस वाला, तो आप किस तरह से इस यूपीएससी और जॉब में आ गए सर? नहीं, ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने पूछा है बिकॉज नॉर्मली बिजनेस फैमिली है एंड आई एम द ओनली चाइल्ड, एंड पापा का बिज़नेस है तो सब लोग ये पूछते हैं कि पापा का बिज़नेस का क्या होगा। बट आई रियली थैंक माई पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही कभी मुझे ये नहीं बताया कि आपको यही करना है या यही करो या यही करो। एक खुद से इच्छा थी, खुद से मैं एक जो देखता था आसपास, एंड आई हैड सम सिविल सर्वेंट्स इन माय फैमिली, तो उनको देख के एक इंस्पिरेशन था कि सिविल सर्वेंट बनना है, तो वैसे मोटिवेशन एक आया। और दूसरा आई थिंक जो बिज़नेस फैमिली से होने के नाते जो व्यापारी वर्ग है या जो बाकी लोग हैं उनके आप इश्यूज़ भी अच्छे समझ सकते हो जी। तो जब भी मुझे कोई इनफैक्ट MIDC के एरिया में या कभी बिजनेस कम्युनिटीज़ बुलाते हैं, सो आई कैन रिलेट टू देयर इश्यूज़, जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड इश्यूज़ उनको फेस होते हैं या जो उन्हें इश्यूज़ जो प्रॉब्लम्स आती है तो उससे आप रेड कर सकते हो, ताकि आप उनके जो सॉल्यूशंस हैं प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड सॉल्यूशंस आप दे पाओ। जी सर। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आप नागपुर से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली वहाँ से है, तो आपने एजुकेशन भी वहीं से कंप्लीट किया है अपना? हाँ, मैंने नागपुर से मेरा एजुकेशन किया है। मैं नागपुर से मेरा 10th और 12th हुआ है, और उसके बाद में मैंने मेरा जो कॉलेज है मैंने IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, एंड उसके बाद आई गिव द UPSC एग्जामिनेशन। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, एंड सेकंड अटेम्प्ट में फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ था। जी, लेकिन सर अभी सब तरफ ये न्यूज़ वैसे भी गई है कि कैंपस के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ था और आपको बहुत अच्छा पैकेज भी ऑफर हुआ था। ये सारी चीज़ें छोड़ के तो क्या आपने सोचा कि यार ये तो सेफ साइड है, इधर चले जाते हैं, या फिर इसी में करना था? नहीं, वो न्यूज़ सही है कि मुझे वो पैकेज मिला था, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा, एंड अच्छा पैकेज था। सिस्मेक्स कॉर्पोरेशन एक कंपनी थी जापान की, जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी, एंड मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफ़र मिला था। सो एट दैट टाइम ज़रूर मैं काफ़ी विचलित हुआ था। मैंने मेरे फादर, मेरी मदर से भी बात की थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि दिल में था कि UPSC का एग्ज़ाम देना है, सिविल सर्वेंट बनना है। तो पापा ने तब यही कहा था कि जॉब तो बाद में भी हो जाएगी, अगर मन है तो पढ़ाई शुरू करो अच्छे से अभी। एंड मैं उस मोमेंटम में था भी, क्योंकि मैंने थर्ड ईयर के एंड से फोर्थ ईयर वगैरह में पढ़ाई शुरू भी कर दी थी। तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगा था, बट आई थिंक सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, छोटे या बड़े। मतलब आई बिलीव इन दिस थिंग कि नथिंग गुड एवर कम्स ईजी, तो कुछ भी मेहनत वाली काम है तो आपको सैक्रिफाइस तो करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। सर अभी जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके उस दिशा में देख रहे हैं, तो क्या फोकस, किस चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, अभी सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। आपको बुक लिस्ट अवेलेबल है, आपको टॉपर्स के स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल है, टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ अवेलेबल है। तो जो टॉपर्स हैं वो कैसे लिख रहे हैं, UPSC का कोई एक टॉपर नहीं होता। उसमें जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। मेरी जो स्ट्रैटेजी है शायद आप लाइक ना करें, किसी और की मैं लाइक ना करूँ, बट UPSC की ब्यूटी यही है कि इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स स्मार्ट वर्क। जो मैंने, जैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की थी, पढ़ाई मैंने बहुत की थी, बट जो स्मार्टली पढ़ाई करनी चाहिए या जो एग्ज़ाम की डिमांड है वो मैंने मीट नहीं की थी। तो वो एक अटेम्प्ट लगा समझने में, किसी किसी को 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, कोई को शायद नहीं सक्सेस मिल पाता है एंड तक।
तो ये एक एग्ज़ाम का टफ साइड भी है कि कभी कभार आपको फेलियर झेलना पड़ता है, बट एग्ज़ाम आपको सिखाती भी है। हर एग्ज़ाम से आप सक्सेस सीखते हो, फेलियर सक्सेस मिलता है, फेलियर से आप सीखते हो। तो ये तो एक एग्ज़ाम का नेचर ही है। तो मैं सबको बस ये सजेस्ट करूँगा कि एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं, लोगों की स्ट्रैटेजीज़ देख के यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, साथ में इंटरव्यू का अलग से प्रेप है, प्रीलिम्स की अलग से प्रेप है। तो सिलेबस इतना वास्ट है, तो आपको कहीं ना कहीं फोकस ज़्यादा देना पड़ेगा। यू कांट डू 100% जस्टिस टू एवरीथिंग। तो आपको देखना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कितना किस पेपर पे देना है। सो व्हेन आई रियलाइज़ कि मेरा मैथ्स ऑप्शनल है एंड उसमें मैं स्कोर कर सकता हूँ, तो मैंने मैथ्स पे काफ़ी फोकस किया। बट देन आई रियलाइज़ कि जनरल स्टडीज़ में ये पेपर में कम आ रहे हैं मार्क्स, तो फिर उसमें भी एक अलग से उसकी टेस्ट सीरीज़ लगाई और ये किया। तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज़ द स्किल, एंड टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं देख के उससे आपने लर्न करना है। और 2-3 चीज़ें हैं, प्लान तो बनना चाहिए एवरी डे। लाइक आई हैड अ प्लान इन फ्रंट ऑफ मी कि मुझे आज ये पढ़ना है। मेरा एक वीकली प्लान, एक मंथली प्लान होता था, तो वो टारगेट्स अचीव करके एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होता है। एंड जो मैंने छोटी सी ट्रिक अपनाई थी, मैं सबको बताता हूँ कि ऑलवेज़ कीप अ स्टॉप वॉच विथ यू, एंड वो स्टॉप वॉच अपने सामने रखिए। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टॉप वॉच को ऑन कीजिए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय रूम, मेरा स्टडी टेबल है, मैं यहाँ पे साइड में स्टॉप वॉच रखूँगा। जब भी पढ़ाई कर रहा हूँ उसको ऑन कर दूँगा, पढ़ाई करते रहूँगा। किसी का फ़ोन आ गया या मैं बाहर गया, कुछ खाना खाने गया, एक ब्रेक लेने गया, तो स्टॉप वॉच बंद कर दूँगा। बस उसको कहीं मार्क नहीं करना है कि मैंने आज कितने घंटे पढ़ा लिखूँ, बट एटलीस्ट एक रात को सोने के पहले आपके उस स्टॉप वॉच में 9 से 10 घंटे होनी चाहिए, जो कि बहुत है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 15 घंटे 16 घंटे, आई डोंट थिंक दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। और वो होता भी है क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर्स। यूपीएससी इज़ नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट कि मैं आज मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मैं चैम्पियन बन गया। इट इज़ अ मैराथन। आपको रोज़ मेहनत करनी है, आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस का खेल है, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। तो स्टॉप वॉच का जो मैंने IIT JEE भी वैसे ही क्लियर किया था। मुझे एक आई थिंक दैट इज़ अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेक्निक, सेल्फ मॉनिटरिंग होती है उससे। तो स्टॉप वॉच वो रखिए, एक प्लान रखिए, एंड एक जो मैं आज सबको बोलता हूँ कि सोशल मीडिया का युग है, यू शुड बी अवे फ्रॉम इट, बिकॉज आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं सो देयर इज़ नो रीज़न टू बी ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक। अभी मैं भी काफ़ी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई गेट फीडबैक फ्रॉम पीपल कि क्या चल रहा है। कुछ लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, सो उससे उस मीडियम से हम कनेक्ट भी कर सकते हैं। बट दैट इज़ आफ्टर आई क्लियर द एग्जाम। When I was giving the exam, I was not on social media that much. In fact, I was not at all there. मैंने डीएक्टिवेट कर दिए थे। मैं आपको अगर कहानी बताऊं तो हम 3 दोस्त दिल्ली में पढ़ाई करते थे, तो मेरा फ़ोन बंद होके दूसरे दोस्त की कबर्ड में होता था, उसका फ़ोन बंद करके उसके इसमें होता था, एंड हम तीनों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है। वाओ, सो दैट वर्कड राइट, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। अभी आप किसी का स्टोरी देखेंगे, कोई न्यूजीलैंड में छुट्टी मना रहा है, कोई यूरोप में, तो आपको लगेगा यार मैं यहाँ पे क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ। सो वो थॉट्स एज ए ह्यूमन आते ही हैं। दैट इज़ वाई दीज डिस्ट्रैक्शंस यू शुड बी अवे फ्रॉम इट। आपका एक गोल है, 1 साल 2 साल की मेहनत है, जान लगा, तो उसके बाद में लाइफ विल बी गुड, दैट विल लाइफ विल रिवॉर्ड यू। सो वो एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। यस, क्या बात है सर, बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताई है। सर इसी के साथ साथ जैसे आपने कहा कि यूट्यूब ये या फिर सोशल मीडिया कई सारा कंटेंट आजकल अवेलेबल होता है, बुक्स मिल जाती है, लेकिन इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो होता है आपका लास्ट इंटरव्यू जो होता है, वो शायद बहुत टफ होता है। तो उस इंटरव्यू के लिए आप क्या प्रिपेयर करके गए थे, और सच में जिस तरह से हम यूट्यूब पे देखते हैं, क्या इतने ही टफ इंटरव्यूज़ होते हैं? सी यूपीएससी का इंटरव्यू इज़ एन एक्सपीरियंस, वो यू एन्जॉय इट। क्योंकि क्या होता है, इंटरव्यू के आने तक के जो एस्पिरेंट है वो खुद ही इतना वेल वर्स हो जाता है, इतना नॉलेजेबल हो जाता है कि दैट एस्पिरेंट लुक्स फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू। जो बाहर के लोग हैं वो इंटरव्यू में ऑब्वियसली यूट्यूब पे वीडियोस देख के उनको थोड़ा डर लगता होगा कि यार ये इतना पूछ लिया, इसका आंसर कर दिया। बट बिलीव मी, आप जब उस प्रिपरेशन में, उस यूनिवर्स में जंप करेंगे तो आपको भी नॉलेज आ जाएगी एंड आप भी कंफर्टेबल रहेंगे। टफ तो होता ही है, बाउंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड कभी कभार आपको इनफैक्ट आई रिमेंबर मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा था, यूपीएससी के इंटरव्यू में, आई थिंक इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, कि आप नागपुर से हो। मैंने कहा हाँ, तो ओ नागपुर इज़ फेमस फॉर, तो उनके बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया ऑरेंजेस सर, यस। तो बोलते अरे बहुत खट्टे ऑरेंजेस हैं। अब आप उस पर क्या रिप्लाई करेंगे, एंड क्योंकि एकदम से दे हैव अनसेटल्ड यू, तो मैंने बोला सर नेक्स्ट टाइम आई इफ़ यू कम प्लीज़ लेट मी नो, आई ट्राई टू गिव बेटर वंस टू यू। तो ऐसे कुछ ना कुछ होता है। इनफैक्ट मैंने संस्कृत लिया था 10th में, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट CBSE बोर्ड से हूँ मैं, मतलब था,
तो तब संस्कृत लिया था। तो डायफ में लिखा होता है, आपका पूरा बायोडाटा उनके पास होता है, आपके पेरेंट्स जी। क्या करते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। सो दे आस्क्ड मी, अच्छा संस्कृत लिया था, अभी याद है क्या? तो आई सेड अभी सर रेगुलर कोर्स में नहीं यूज़ होता है संस्कृत, तो इतना याद नहीं है। ठीक है, कोई श्लोक बताओ। तो उस टाइम पे वो सोचना और वो जी। करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। एक ऑनेस्टी आपकी रहनी चाहिए, वो सर्विस में भी लागू है और उस टाइम पे बिकॉज यू आर एक प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो इंटीग्रिटी आपकी रहनी चाहिए एंड वो दिखनी भी चाहिए कि आप उतने पैशनेट है एंड आपका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एवरीथिंग प्रॉपर है। तो वो एक चीज़ है। साथ में जो इंटरव्यू का बोर्ड है उनका एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज़्यादा है। जी। ठीक है, वो काफ़ी सीनियर हैं, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो आप उनको बेवकूफ़ और बुद्धू नहीं बना सकते। उनका 50 साल का एक्सपीरियंस है और ऐसे 5 लोग हैं तो 250 साल का एक्सपीरियंस है। आप कितने ही ओह बड़े माय हो जाओ, आप गॉड! 30 साल 35 साल के हो आप मैक्सिमम। सो यू कैन नॉट बीट देम इन दैट एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव टू बीट देम ऑल्सो, यू हैव टू बेसिकली जस्ट बी योर सेल्फ। पॉजिटिव आउटलुक एक होना चाहिए, डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो भी इश्यूज़ हैं दे आर लुकिंग फॉर ओपिनियंस, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो रिटर्न एग्जाम में मेंस में टेस्ट हो चुकी है। ठीक है, नॉलेज इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, बट आपको वहाँ पे रोड लर्निंग करके आपने जैसे वो मेंस में आंसर लिख के आगे वैसा सब बोल दिया, वो नहीं चलेगा। द वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर थॉट्स, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग योर आंसर, द स्माइल यू हैव इन योर फेस, द कॉन्फिडेंस यू आर शोइंग और एक्सप्रेसिंग, दैट मैटर्स द मोस्ट। एग्जैक्टली सर, क्योंकि मुझे लगता है शायद वो पूरा बॉडी लैंग्वेज भी स्टडी करते हैं हाँ आपका। बिल्कुल, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है इनफैक्ट, जो आपके बॉडी लैंग्वेज स्टडी करता है। इनफैक्ट मुझे किसी ने बोला था कि आपके हाथ बहुत मूव होते हैं मॉक इंटरव्यूज़ में। तो अब वो बचपन से आदत है, तो मैंने कहा यार उसको तो मैं अब चेंज नहीं कर सकता। अब हाथ मूव होने के कारण 2 नंबर कटे तो अब क्या कर सकें। ओह माय गॉड! बट आई डोंट थिंक एक्चुअल बोर्ड में ऐसा होता है। यू हैव, एज आई सेड, यू हैव टू बी योरसेल्फ एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक and honest with your answers. If you don't know something, you can tell them, sir, I don't know, may I take a guess? Or you can just say, sir, I don't Okay. know. आप वहाँ पे ज़बरदस्ती कुछ बताने के लिए कि मुझे पता है गलत बताएंगे तो फिर दैट विल नॉट लुक गुड। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि आपके घर में भी कुछ ना कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको देख के भी आप इंस्पायर्ड थे। लेकिन मैं आपके फादर से भी मिली हूँ सर, एंड ही इज़ वेरी क्या बोलते हैं कि सनातन या फिर बाकी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, काम भी करते हैं खुद। तो आप खुद का जो एक माइंड जो होता है पीसफुल रखने के लिए या फिर खुद को मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए आप क्या करते हैं और किस तरह से आप अपना फिटनेस मेंटेन करते हैं? मुझे अभी मालूम पड़ रहा है कि आप मेरे फादर से मिली हैं। आई डिडंट नो दिस बिफोर, बट हाँ पापा काफ़ी एक्टिव है सोशल वर्क में एंड आई मीन आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। जो भी वैल्यूज़ या संस्कार या चीज़ें सीखते हो आप अपने फादर या मदर से सबसे ज़्यादा सीखते हो, तो उनसे तो मैंने बहुत सीखा है। आपने पूछा कि काम रखने के लिए जी। खुद को मैं क्या करता हूँ। सी इट इज़ अ प्रैक्टिस। हमारी जो जॉब है उसमें कामनेस कभी कभार हमको खोनी भी पड़ती है, कभी खो भी देते हैं, बिकॉज इट इज़ अ टफ जॉब। जब आप गुंडों से जूझ रहे हो, क्रिमिनल से जूझ रहे हो, तो कभी कभार कामनेस वर्क भी नहीं करती है। इट इज़ अ बैलेंस। मैं अपने लोगों को भी यही बोलता हूँ एज अ लीडर ऑफ द फोर्स, आई टेल देम कि जो एक्चुअल सिटीजनरी है उन पे दबंगई दिखा के या उन पे हावी होके कोई फ़ायदा नहीं है। जी। यू हैव टू बी पेशेंट टू देम, लिसन टू देम। हो सकता है कि कोई आपको 50 बार सेम कंप्लेंट करे, तो कभी कभार जो अधिकारी है जो इस साइड बैठा है वो भी तंग हो जाता है या उसको लगता है कि यार ये काम हो ही नहीं सकता, ज़बरदस्ती बोल रहा है। तो एक मैं इनको ये कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आगे वाले में करो, उनको लीगली समझाओ कि क्या इश्यूज़ हैं, तो थोड़ा सा हमारा बिहेवियर उससे ठीक होता है। एंड खुद को काम रखने के लिए जैसा मैंने बताया थोड़ा सा मेडिटेशन, आई एम नॉट अ पर्सन जो मेडिटेशन इतना करता हूँ, ऑनेस्टली आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। बट स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखता हूँ, स्पोर्ट्स खेलता रहता हूँ, रनिंग करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। तो जितने भी स्पोर्ट्स हैं, थोड़े नए भी स्पोर्ट्स हैं, मुझे प्रैक्टिस करना पसंद है। फेवरेट स्पोर्ट तो वैसे क्रिकेट ही है, क्योंकि जैसे बहुत सारे इंडियंस का है। बट मैंने बचपन में स्पीड स्केटिंग करी हुई है। आई एम अ नेशनल लेवल मेडल विनर इन स्पीड वाओ! स्केटिंग। एंड अभी रिसेंटली इनफैक्ट आज मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, आनंद कुमार वेल कुमार को स्पीड स्केटिंग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है। वाओ! दिस इज़ वेरी हिस्टोरिक। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्पीड स्केटिंग में जब मैं स्पीड स्केटिंग करता था, मैं नेशनल्स में जब मेडल लाया था, तब इंटरनेशनल खेलना एक उपलब्धि थी। मतलब जी। इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करना, इंटरनेशनल छोड़ो एशियंस में तक मेडल्स नहीं आते थे।
तो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आना, आई थिंक इट इज़ वाह। सुपर। जो हमारा स्पोर्ट्स का सिनेरियो यस। या कल्चर अभी डेवलप हुआ है, गवर्नमेंट भी काफ़ी उसमें हेल्प कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिसोर्सेज हो, कोचेज हो, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। अदरवाइज आई एम अ स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट इन जनरल। मैं इस फील्ड में आ गया, बट 10th के बाद 50% चांस था कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनूं, क्योंकि मेरा उतना इंटरेस्ट था। जी। ओलंपिक्स भी अच्छे से देखता हूँ, बाकी भी जितना हो सके स्पोर्ट्स को फॉलो करता हूँ, बिकॉज आई थिंक स्पोर्ट्स टीचेज यू अ लॉट। एंड जैसा आपने जो कामनेस की बात करी, जी स्पोर्ट्स आपको हारना सिखाता है बहुत जल्दी लाइफ में। जी। जो मैंने सीखा और मेरे बहुत दोस्तों ने भी सीखा होगा जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो वो हार जीत का जो किस्सा है, अगर आप जल्द ही सीख जाओ तो आपको ये जो भी फेलियर्स हैं वो कम लगेंगे और आप उनसे सीखते रहोगे। यू विल रियलाइज कि यू विल नॉट विन एवरीथिंग एवरी टाइम इन लाइफ। आप हर गेम नहीं जीत सकते। मैं चेस का भी एक प्लेयर हूँ, तो चेस में भी काफ़ी आगे लेवल तक के खेला हुआ हूँ। तो चेस में भी मैंने खुद का तो रिकॉर्ड निकाला नहीं, बट बहुत गेम्स हारे हैं। तो जी। वो हार से ही आप आगे जीतना सीखते हो, तो उससे भी कामनेस आती है। आप यू गेट हम्बल डाउन। आप बहुत ही अच्छा आपका एक रिदम चल रहा होगा स्पोर्ट्स में कि आप मुझे याद है कि चेस में मैं एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल जीता, विदर्भ लेवल जीता, महाराष्ट्र का भी जीता, नेशनल तक पहुंचा। एंड मैं बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट सा था। फिर वहाँ पे एकदम लगातार 3 गेम हारा, तो आप बराबर ऑन ग्राउंड आ जाते हो। यस यस। और शायद सर यही वजह है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं ना, ये बिल्कुल आपको चीज़ें सिखा देती है अच्छे से। बिल्कुल, बहुत कुछ सिखाती है। आपको टीम वर्क सिखाता है, आपको हार्ड वर्किंग सिखाता है, हार्ड वर्क की कैपेसिटी सिखाता है, आपको जैसा आपने बताया कामनेस सिखाता है। एंड जो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी, आपको फेलियर की इंपॉर्टेंस इन लाइफ, जी जिससे आपकी मेंटल हेल्थ और मेंटल स्टेट अच्छा रहो, वो सिखाता है। जी जी जी। सर आपने कहा कि अगर आप इस फील्ड में नहीं आते तो शायद स्पोर्ट्स पर्सन बनते। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन बनते तब भी आपकी वाइफ सौम्या मैम होती। अब तब शायद मिलना होता है या पता नहीं, क्योंकि हम अभी ट्रेनिंग में मिले थे। जी। आई मेट सौम्या जब मैं लबासना, जो आईएएस की एकेडमी है, वहाँ पे हमारा आईपीएस ऑफिसर्स का एक अटैचमेंट होता है। वो मसूरी में होता है। जो लबासना है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, SVP NPA, हैदराबाद में होती है। अलग अलग जगह ट्रेनिंग होती है, बट कुछ फाउंडेशन कोर्सेज कॉमन होते हैं और कभी अटैचमेंट्स होते हैं। सो लकीली मैं जब पूरे हमारा बैच गया था, तब एक दिन मिलना हुआ। एंड एक ग्रुप था हमारा, तो ऐसे ही मिलना हुआ। तब तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, बातचीत बस हुई थी। और उसके बाद कहानी काफ़ी आगे बढ़ गई। सर बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब ये तो ऐसा लगता है कि कोई मूवी का हम कुछ सीन सुन रहे हैं। सर हम और जानना चाहेंगे किस तरह से, मतलब क्या पहली नज़र का प्यार था या व्हाट, क्या क्या चीज़ें होती गई सर? नहीं, सी आप उस टाइम इतने मेच्योर रहते हो कि पहली नज़र का प्यार या उसमें ना बिलीव करते हुए यू आर लुकिंग फॉर बेटर थिंग्स इन लाइफ। तो मतलब जब उससे मिला तो डेफिनेटली हम दोनों को बहुत अच्छा लगा था एक दूसरे से बात करके। एंड जो दोनों के थॉट्स थे वो काफ़ी सिमिलर थे। आई मीन जी। विद रिस्पेक्ट टू लाइफ, विद रिस्पेक्ट टू वर्क, विद रिस्पेक्ट टू फैमिली। एंड जब वो इंटेंशंस मैच करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो वाइब मीटर है वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है। एंड सौम्या इनफैक्ट काफ़ी बैच में पॉपुलर थी, क्योंकि वो उसका 9th रैंक आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। वाओ। तो मैं उसको जानता था बिकॉज ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट्स, बट शायद वो मुझे जानती थी उस टाइम, क्या मुझे आइडिया नहीं। बट डेफिनेटली वो कॉमन इंटरेस्ट एंड जो एक वैल्यू सिस्टम कॉमन होता है, वो आपको बात करने से दिख जाता है। सो दैट्स हाउ यू वाइब एंड दैट्स हाउ यू देन कीप टॉकिंग। एंड एक जो होता है वो कन्वर्सेशनल कैपेसिटी मैच होनी चाहिए कि आप कन्वर्सेशंस आगे वाले से कर पाओ, आप डिस्कस कर पाओ। इनफैक्ट अभी तो शादी को 4 साल हो गए, बट अब भी हम दुनिया की हर चीज़ डिस्कस करते हैं। वाह। क्योंकि हमारा काम थोड़ा सा दूसरा है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, बट जो इश्यूज़ रहते हैं, सोशल इश्यूज़ हो जाए, जी जी। डेवलपमेंटल इश्यूज़ हो जाए, बाकी भी हो जाए, तो एक उतना अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अच्छा डिस्कशन एक होता है। एंड अभी देखा है हमने कि थॉट्स हमारे अभी भी मैच होते हैं काफ़ी चीज़ों पे, तो दैट्स अ गुड थिंग। क्या बात है सर। लेकिन मैम जो है वो आईएएस है और वो अभी अमरावती में एज ए कमिश्नर वो काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शहर की होती है कि एज ए एसपी पूरे शहर को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जो आपका पर्सनल लाइफ बैलेंस है कि मैम अमरावती में है, आप अकोला में है, ऊपर से दोनों का हेक्टिक शेड्यूल बनता है, आप लोग किस तरह से इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं? बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब अभी
वो तो अपना वर्क तो कर ही रही है, बट साथ में हमारा बेबी है 9 मंथ्स का, Yes. जिसको अभी भी वो खुद से ही मतलब वहाँ पे संभाल रही है। एंड एज अ म्यूनसिपल कमिश्नर इट इज़ अ वेरी हेक्टिक जॉब, क्योंकि छोटी से छोटे सिविक इश्यूज़ भी आपके तक पहुँचते हैं या लोग आपको कॉल करेंगे, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन दैट, यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम्स। सो आई थिंक मेरा जॉब तो फेयरली ईजी है कंपेयर टू वॉट शी इज़ डूइंग। दूसरा द गुड थिंग इज़ कि हम लोग का 1 घंटा ही दूर है अमरावती एंड अकोला, एंड रोड भी जी, बहुत जी। अच्छा है, हाईवे इज़ लाइक अ बटर, एकदम आराम से गाड़ी जाती है। सो 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो वीकेंड्स पे मिलने का प्लान करते हैं, कभी वो आ जाती है, कभी मैं जाता हूँ। सो वी मेक इट अ पॉइंट कि एवरी वीक में तो हम 1-2 बार मिले। एंड ये आइडिया था पहले से कि स्टार्टिंग के फेज़ में जब एक कलेक्टरशिप या एसपीशिप का फेज़ होता है, तब जनरली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या पास के डिस्ट्रिक्ट्स रहती जी। है, तो वो उतना एक सैक्रिफाइस थोड़ा रहेगा। जैसा मैं सबको बोलता हूँ, क्योंकि मुझे कोई देख के बोलता है अरे सर आप तो इस पोस्ट पे हो, आपका तो इतना मतलब एक रहता है ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। other side. तो हर वो दूर से देख के सब अच्छा लगता है, बट जो जैसे मैं मेरे बच्चे से दूर रहता हूँ, मुझे तो अभी सबसे ज़्यादा उसी चीज़ का एक Yes, वो लगता है exactly. कि वो मेरा 9 मंथ्स का बेबी है और मैं रेगुलरली उससे रोज़ नहीं मिल रहा हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा बुरा Regret, उसी चीज़ जी। का रिग्रेट लगता है। बट ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एंड वी आर इन पब्लिक सर्विस, सो दैट एक्चुअली इज़ द बिगेस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ। तो बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं वीकेंड्स वगैरह पे। सो वो धीरे धीरे आ ही जाता है। एज यू कीप गोइंग यू फाइंड वेज एंड मीन्स। एंड अमरावती में कई कई मीटिंग्स भी लगती है कई, जी। क्योंकि मेरे जो बॉस हैं जी सर अमरावती में बैठते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। सर आपने बहुत कम टाइम में अकोला वालों के दिल में जो है वो घर कर लिया है। आप बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रहते हैं, चाहे सोशली हो, आप पर्सनली भी बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हो। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जैसे हमारे शहर को एक बहुत सेंसिटिव शहर कहा जाता है। जब आप अकोला आए तो क्या थॉट लेके आए थे और क्या सोच के आए थे? दैट इज़ ट्रू। जब मैं आया था तो मैंने भी काफ़ी एक्स एसपी से, अराउंड 4-5 एसपी जो प्रीवियस हैं उनसे मैंने बात की थी, बाकी लोगों से बात की थी। तो ये जो सेंसिटिव संवेदनशील का जी, टैग शहर है, है। हाँ। क्योंकि पास्ट में थोड़ा सा हिस्ट्री है राइट्स वगैरह की, तो वो टैग दिया गया है या बोला गया है। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि हमारा मिशन एज अ सोसाइटी, आई थिंक ये पुलिस का रोल सिर्फ नहीं है, एज अ सोसाइटी आपका, मेरा, सब रिलीजियस लीडर्स का, रिप्रेजेंटेटिव्स का, सबका एक होना चाहिए कि पहले तो हमको ये टैग से दूर करना है और उसके लिए वर्क करना है। क्योंकि जब हम ये टैग लेके चलते हैं तो अपने आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होता है। जब हम एक डेवलपिंग शहर हम अपने आप को बता रहे हैं तो जी। हमको पहले ये टैग हटाना है, उसके लिए हमको ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा वर्क करना है। तो वो दिमाग में था। अभी रिसेंटली कांवड़ यात्रा थी, बहुत अच्छा उसमें लोगों का फीडबैक था। हमने क्योंकि पर्सनली बहुत मीटिंग्स ली थी, देखा था ऑन ग्राउंड जाके जो भी समस्या लोगों की है। क्योंकि जो मेरा एक व्यू है कि बंदोबस्त हम जब भी पुलिस वाले करते हैं, तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी सन उत्सव हो, कोई भी जाति का बड़ा बंदोबस्त हो, कोई भी समाज का हो, हमने उनके साथ जुड़कर वो बंदोबस्त करना चाहिए, मिलकर और एक सहभागी होकर। तो उससे हमारा भी तनाव कम होता है, क्योंकि पुलिस वालों को भी स्ट्रेस रहता है, जी। एंड लोगों को भी एक अच्छा फील गुड का फैक्टर रहता है कि यार पुलिस इज देयर फॉर फैसिलिटेटिंग, बिकॉज वी डोंट लाइक टू रिस्ट्रिक्ट देयर इंजॉयमेंट। ठीक है, हमारे कुछ कायदे कानून रहते हैं, हम सबको ये कहते हैं कि उसके तहत रह के आप इंजॉय कीजिए, बट एक इंजॉयमेंट जो लोगों का है वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको भी अच्छा लगता नहीं है छोटी छोटी बात पे एक्शन लेना या एफआईआर करना। वी डोंट लाइक, बिकॉज दैट इज नॉट आवर मेन जॉब। आवर मेन जॉब इज लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस। सो वो एक चीज़ है। एंड एक ये है जो आई बिलीव कि लोगों से मिलने जुलने से एक फीडबैक मिलता रहता है। जी। जब भी मुझे मिलता है, जो भी मैं जिससे मिलता है, मैं उनसे फीडबैक लेता हूँ कि आपके गली में क्या चल रहा है, कहीं अवैध दारू की बिक्री हो रही है क्या, या कुछ अवैध धंधे हो रहे हैं क्या जिससे लोगों को परेशानी है, कई ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे वुमेन को इश्यूज़ हैं क्या। क्योंकि सी इट इज़ नथिंग कॉल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज़ कॉल्ड रियलिटी। एक जब जी। रियलिटी चेक एज अ एसपी मुझे आएगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा। तो उसी से बिकॉज आई थिंक वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू फीडबैक। हम काम कर ही रहे हैं एंड प्रयत्न कर ही रहे हैं, एंड everything will not be changed in 1 month, 3 months, maybe 1 year, but our intentions should be right, our actions should be proper, and then I think we can see incremental changes. And social media is a great medium to connect to people. अभी भी Instagram पे मुझे लोग इतना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ रेट्स का एंड कुछ अच्छी चीज़ों का कि ये काम अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। इनफैक्ट पब्लिक एरियाज़ में हमने काफ़ी एक्शन अभी बढ़ाए कि जो ड्रिंकिंग करते हैं पब्लिक एरियाज़ में, तो उनमें हमने एक्शन लेना शुरू किया, उनके फ़ोटोज़ वायरल होने शुरू हुए, तो वो भी थोड़ा कम हुआ। मैं किसी गणेश मंडल में गया था तो मुझे वहाँ पे वुमेन ने बताया कि सर यहाँ पे
रात को बच्चे आते थे दारू पीने के लिए, अब से नहीं आने लगे 1 महीने पहले से, तो वो सुन के भी खुशी होती है। यस यस उससे आपको लगता है कि ठीक है, मतलब हमारा जो एक्शंस ले रहे हैं उसका ऑन ग्राउंड इफेक्ट दिख रहा है। बिल्कुल। सर, आपने अभी जो बात की है एडिक्शंस या ड्रग्स के बारे में, हमने देखा है जब से आप आए हैं आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहा है कि कोई किसी तरह का एडिक्शन नहीं होना चाहिए शहर में। आप इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपने इसके लिए कैंपेन्स भी आप कंटिन्यू चल भी रहे हैं। तो सर क्या चीज़ें आपने और आगे प्लान की हुई है? हमने एक मिशन उड़ान शुरू किया था। मिशन उड़ान में हमने ड्रग्स के अगेंस्ट मुहिम छेड़ी थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप दूसरे स्टेट की बात करें, पंजाब। पंजाब में आपको मालूम है कि क्या हाल हो गया है। वहाँ पे सब एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी ने भी एक्सेप्ट किया कि वहाँ पे काफ़ी बुरे हाल हो गए। अभी वही इफेक्ट हम केरला में देख रहे हैं। तो वी आर सीइंग व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है ना, मैं सब बच्चों को भी बोलता हूँ कि आज का जो यूथ है वो थोड़ा सा कूल बनने के चक्कर में ये रहता है, या कि अरे सब बोलेंगे ही ट्राई करके तो देख। तो यंग होने के नाते थोड़ा सा मुझसे रिलेट करते हैं कि मैं बोलता हूँ तो एटलीस्ट उनको समझ में आता है कि यार नहीं करना है। क्योंकि जो ड्रग्स है वो इट्स लाइक अ डाउनवर्ड स्पाइरल। आपने लिया एंड फिर आपका वो फिसल पट्टी शुरू हो चुकी है। एंड on a downward spiral there is no way you will go up, you will go only down and down and down, and then you will destroy your life and you will destroy family's life. तो मिशन उड़ान में हमने एक बार जब पोस्टर मेकिंग कंपटीशन किया था, मुझे खुशी होती है बताते हुए, 2 दिन का टाइम था, क्योंकि हमारे बाकी भी काम रहते हैं तो ये वाले इवेंट्स में हमको टाइम कम मिलता है। 2 दिन के टाइम में हमने सब स्कूल्स को इन्फॉर्मेशन दिया था। विद इन 2 days यू विल नॉट बिलीव वी गॉट 5400 पोस्टर्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। मतलब बच्चों के दिमाग में भी कितना उसके अगेंस्ट लेके हैं। तो हमने तो पहले डिसाइड किया था कि टॉप 3 को अवार्ड करेंगे, बट इतना रिस्पॉन्स देके मैं खुद ऑब्वियसली, मतलब मैं आई वाज सरप्राइज कि इतना कैसे आ गया। इनफैक्ट आपके आरडीजी कॉलेज के बच्चों ने उसमें शायद टॉप किया था, नाउ दैट आई रिमेंबर। तो उसमें फिर हमने ये डिसाइड किया कि जितने भी टॉप 50 पोस्टर्स है, जो कमेटी बनाई थी, टॉप 50 पोस्टर्स को हमने खुद से फ्रेम किया और उसको एसपी ऑफिस के पूरे वॉल्स पे लगाया, ताकि जब भी कोई कंप्लेनेंट आए, कोई विजिटर्स आए, तो वो पोस्टर्स को देख के थोड़ा सा कॉन्शियसली रिमेंबर आदमी करता है कि यार ये नहीं करना है। हमने स्ट्रीट प्लेस करवाए थे, हमने एक रन फॉर ड्रग फ्री इंडिया करके एक मैराथन करवाया था, जिसमें 5000 लोग, मतलब बहुत ही भारी मात्रा में लोग आए थे। बारिश भी थी तब भी लोग दौड़े थे। तो आई वॉज सो हैप्पी कि इतना जुनून है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन्स एक हो गया डिमांड साइड, बिकॉज दिस इज अवेयरनेस इज अगेंस्ट द डिमांड साइड, कि डिमांड कम होनी चाहिए। और दूसरा हो गया सप्लाई साइड, बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन बोथ द एरियाज। तो सप्लाई में हमने मई के महीने में जो मुहिम ली थी, उसमें मैक्सिमम केसेस अभी तक के अकोला में मई के महीने में हुए हैं ड्रग्स पे। टोटल 22 केसेस हुए हैं और 50 लाख से ऊपर का मुद्देमाल हमने ड्रग्स का जब्त किया है। और उसके हम लोग एंड तक जा रहे हैं, जस्ट एफआईआर दाखिल नहीं कर रहे। जैसे कि एक देखा था, उसमें 2 वुमेन वो थी इन्वॉल्व, तो उनने उड़ीसा से गांजा लेकर आया था, यहाँ पे बेच रही थी। एक मेडिकल कॉलेज में कोई ये कर रहा था। तो वो पूरे उसके एंड तक, पूरे सप्लाई चेन तक जा रहे हैं, सबको आरोपी बना रहे हैं, ताकि वो जो ड्रग पेडलर्स के सप्लाई चेन को नष्ट करना है। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। इसमें हमारे जो कंट्री की होम मिनिस्टर है, उन्हें भी सब एसपीज को आदेश दिया है कि ड्रग्स के विरुद्ध बड़ी मुहिम हो जाए। सीएम सर का भी इस पर काफ़ी ये रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो कंट्री को खोखला करने की मतलब पावर रखता है। सर, जिस तरह से मिशन उड़ान चल रहा है, वैसे ही आपने आते ही मिशन प्रहार भी शुरू कर दिया था। तो ये प्रहार कहाँ तक पहुँच रहा है सर? मिशन उड़ान और हमने एक ऑपरेशन प्रहार ये शुरू किया था। ऑपरेशन प्रहार काफ़ी उसको हमको अभी सक्सेस मिला है। एंड जैसे हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, बताया जाता है। तो वैसे ही हमने भी मिशन ऑपरेशन प्रहार को एक ऑनगोइंग ऑपरेशन रखा है, कि वो ऐसे 1 महीने का या 2 महीने का, 3 महीने का ऑपरेशन ऐसा नहीं है। जितनी भी लीगल एक्टिविटीज़ होते हैं, छोटे मोटे, उस सब पे कार्रवाई एकदम प्रभावी तरीके से होनी चाहिए। उसके लिए सबको आदेश दिए गए हैं, और साथ में मैं खुद भी करवा रहा हूँ, लोकल क्राइम ब्रांच से भी करवा रहा हूँ, पुलिस स्टेशन की टीम से भी करवा रहा हूँ। एंड इसमें हमने 2 महीने के अंदर मोर देन 2 करोड़ का मुद्देमाल अलग अलग एक्टिविटीज़ में सीज़ किया है, और उसको हम नष्ट कर रहे हैं। और उसमें काफ़ी यहाँ पे जैसे अवैध गौ तस्करी भी होती थी, सो उस पर हमने बहुत भारी मात्रा में, मतलब मेरे पास, आप बिलीव नहीं करेंगे, नागपुर से कुछ लोगों का फ़ोन आया कि सर अकोला के गौशाला वाले ने उनको बताया कि सर इतनी गाय हमारे पास कभी नहीं आई। तो अच्छा है, क्योंकि वो ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो कायदे कानून के बाहर रह के की जा रही है। एंड वी वर द फर्स्ट इन द स्टेट टू डू एमपीडी। एमपीडी इज़ अ प्रिवेंटिव एक्शन टू कीप पर्सन इन जेल फॉर 1 year। तो गो तस्कर के ऊपर एमपीडीए करने वाला अकोला पहला हमारा जिला है।
एंड साथ में एक अभी जो जुगाड़ का एक नया अमेंडमेंट आया है, जो पत्ते खेलते हैं या पब्लिक प्लेसेस में गैम्बलिंग करते हैं, उन पे भी हम लोग MPDA करने का अभी हमने प्लान किया है। तो ये सब चीज़ों से वी वांट टू गिव अ मैसेज टू द सोसाइटी कि वी आर एक्टिंग स्ट्रॉन्ग ऑन इट, एंड वी वांट टू गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द क्रिमिनल्स, क्योंकि जो अवैध धंधे का है वो बिजनेस बन चुका है। जी जी जो 25 साल से अवैध धंधा ही कर रहा है और उसमें पैसे कमा रहा है, चाहे वो ऑर्गेनाइज कर रहा हो या चाहे वो खिलवा रहा हो या चाहे वो कर रहा हो या उसके नीचे कर रहे हैं, तो उसको एक नया जब तक के इकोनॉमिक सोर्स नहीं मिलेगा, इट इज़ बेसिक इकोनॉमी है, जी उसको जब तक कोई साधन नहीं मिलेगा जिसमें वो अच्छे पैसे मतलब वाइट का मेहनत का पैसा कमा पाए, तब तक वो यहाँ से निकलेगा नहीं। क्योंकि वो आप अगर देखो नॉर्मली लॉजिक लगा तो 1 महीना बंद करेगा, फिर से शुरू करने का देखेगा। तो इसमें हम लोग ने NGOs को भी लिया है। जी ऐसे क्रिमिनल्स, हमने एक 2+ क्रिमिनल्स की यादी बनाई है, तो ऐसे क्रिमिनल्स जिनको हम जॉब दे सके, क्योंकि कभी कभार क्रिमिनल्स को जॉब नहीं मिलता है जी 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 बिकॉज दे हैव देयर टैग कि वो क्रिमिनल्स हैं, तो ऐसे क्रिमिनल्स को हम जॉब देने का भी एक प्लान कर रहे हैं। हर पुलिस स्टेशन लेवल पे हो रहा है, और अब बाद में हम एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे SP ऑफिस के लेवल पे बड़ा जॉब फेयर का भी हम लोग एक नियोजन करने वाले हैं। जी सो एकंदरित जो सोसाइटी के आपको पूरे पहलू देखने पड़ते हैं। क्राइम यू हैव टू सी विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी। सोसाइटी में जो इश्यूज प्रिलेवेंट है उसके कारण क्राइम की उपज होती है। जी तो सिर्फ एक्शन करके क्राइम खत्म होगा ऐसा नहीं, जी आपको प्रॉपर होलिस्टिक व्यू लेके काम करना पड़ेगा। जी सर, एक मूवी का एक डायलॉग था कि जेल सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, तो उनको सुधारने के लिए भी होता है। तो आई गेस आप उस चीज़ को पकड़ के काम कर रहे हैं। सर, अभी हमने कुछ वक्त, शायद कल की न्यूज़ है कि AI का यूज़ करके विश्वास नांगरे पाटिल सर का कुछ फेस यूज़ करके किसी को जो है वो फंसाया गया, पैसों से लूटा गया। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स में साइबर क्राइम अवेयरनेस नहीं है, बच्चों में भी नहीं है। तो इन सेक्टर्स में आप लोग क्या काम कर रहे हैं? साइबर क्राइम तो एक बहुत बड़ा मेनेस है, एंड साइबर क्राइम पे तो नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे भी अवेयरनेस हो रही है। आपने सुना होगा काफ़ी देर तक कॉलर ट्यून जो थी, जी अमिताभ बच्चन साहब की वॉइस थी। तो साइबर क्राइम में इतना ही बोलना चाहूँगा कि ऑनलाइन या फ़ोन पे या वीडियो पे किसी भी बात का आज के ज़माने में आपने विश्वास नहीं रखना है। आपको अगर पुलिस स्टेशन से कोई नोटिस आता है, कोई कॉल आता है, आपको बोलता है पुलिस स्टेशन से, आप फिजिकली अपना आधे घंटा निकाल के चले जाओ पुलिस स्टेशन जी। या बैंक चले जाओ। आपका वो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा क्योंकि वो फेक है या रियलिटी। क्योंकि आई वॉज DCP साइबर क्राइम इन नागपुर फॉर अ गुड 1 ईयर, तो मैंने इतने केसेस देखे हैं, हमने सॉल्व भी किए हैं। हमने तब उस टाइम पे 1 साल में 90 करोड़ पूरे बाप रे। अलग अलग बैंक अकाउंट्स में फ्रीज किए थे। वी कुड गिव बैक 3 to 4 करोड़ बैक टू पीपल। तब NCCRP का पोर्टल की शुरुआत हमने वहाँ से की थी, जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसका हमने लॉन्च तब वहाँ पे नागपुर के यूनिट में किया था और उसको यूजेज पे लाया था। तो साइबर क्राइम में आपको बताता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप यू आर जस्ट सिटिंग और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाए। कुछ ना कुछ आप गलती करेंगे, या और वो पुरानी गलती हो गई कि मैं OTP शेयर कर रहा हूँ। अब दैट इज, लोग आजकल क्या हो गया है, साइकोलॉजिकल फियर हो गया है, डेवलप करते हैं साइकोलॉजिकल साइबर क्राइम हो गया है कि आपके बच्चों को किडनैप कर लिया है, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, मैं CBI से बोल रहा हूँ। इसी को देख के इतना डर जाते हैं लोग। जो डिजिटल अरेस्ट का स्कैम था, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स थे, कस्टम्स का फ्रॉड था, मेरे आपके पैकेट में पार्सल है, आपका अमेजोन का आपने पार्सल बुलाया है। तो एक्चुअली कभी कभार होता है कि लोगों ने कहा एक्चुअली अमेजोन पार्सल आना वाला होता है, तो उनको लगता है तो उसको कैसे मालूम है, तो सही में होगा। कोई तो एक अरेस्ट वारंट भेज देंगे, उसमें आपका आधार नंबर वगैरह लिख के भेजेंगे, तो आपको लगेगा मेरे को अरेस्ट कर लेंगे। तो ये डर के मारे लोग पैसे दे रहे हैं। जी तो वो नहीं डरना है, आपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट करना है। और कितना दूर है, आधे घंटा आपको जाने में, 15 मिनट वहाँ पे बात करने में, 10 मिनट, तो एटलीस्ट आप यू हैव दैट सेंस ऑफ माइंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हमने, क्योंकि AI का युग है, क्रिमिनल्स भी आगे बढ़ गए हैं, तो हम लोग भी अब AI का इस्तेमाल, अकोला यूनिट में हमने AI का इस्तेमाल शुरू किया। एक प्रोजेक्ट AI कवच करके हमने शुरू किया, जिसमें सब लोगों को हमने ChatGPT का ट्रेनिंग दिया है कि कैसे ऑफिस प्रोसीजर्स में वो ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उनको सब्सक्रिप्शन भी हम दे रहे हैं। कैसे FIR ड्राफ्टिंग में, इन्वेस्टिगेशन में भी मदद करता है कि क्या क्या इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स अपना सकते हैं, क्योंकि उसके पास दुनिया की नॉलेज है। जी समवेयर इंटरनेट हैज़ मोर नॉलेज दैन यू, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका एक एक्सपीरियंस है, आपका एक नॉलेज बेस है, और साथ में आपको अगर एक AI टूल का नॉलेज बेस मिल जाए तो बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेटिव प्रैक्टिस होगा। तो वो प्रोजेक्ट AI कवच में हम कर रहे हैं। साथ में हमने एक त्रिनेत्र एक प्रोजेक्ट कल ही हम लॉन्च करने वाले हैं विद ऑन द हैंड्स ऑफ ऑनरेबल गार्जियन मिनिस्टर। उसमें वी हैव मेड अ मॉडल ऑफ प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। तो हमने जितने भी आरोपी अकोला ज़िले में जिनके 2 से ज़्यादा गुने हैं, जो हमने उनको टारगेट किया कि ये लोग बार बार गुने करते हैं, जी तो
तो उनका हमने पूरा डेटा डिजिटलाइज किया है, एज वाइज, जेंडर वाइज, पुलिस स्टेशन वाइज, क्राइम वाइज, उन पे क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन हुए हैं। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज 2 महीने में हमने करी है। वो डेटा को डिजिटलाइज करके हमने एक रिस्क ऑफेंडर स्कोर बनाया है कि किसकी प्रोबेबिलिटी क्राइम करने की ज़्यादा है, कब कब है। तो उससे हमको अभी अलर्ट्स आएंगे पुलिस स्टेशन को, और आरोपी की परेड लेना और आरोपी पे फोकस करना, ताकि ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स पे हम ये रखें। तो ये प्रोजेक्ट त्रिनेत्र में हम लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स पे नज़र रखने का एक काम कर रहे हैं। साथ में हम एक प्रोजेक्ट रक्षा शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन जाता है तो एक सेवा सिस्टम है, जो टैब है, उसमें उसकी कंप्लेंट दाखिल की जाती है। तो वो सिर्फ कंप्लेंट दे देता है, बट उसकी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई या उसको क्या सेटिस्फैक्शन मिला, या उसका जो फीडबैक देना है कि उसको 5 घंटे रुकना पड़ा एक सिंपल से एफआईआर के लिए, या उसको वहाँ पे पीने की सुविधा पानी की नहीं थी, वहाँ पे टॉयलेट सुविधा नहीं थी, आगे वाले पर्सन ने अच्छे से वार्तालाप नहीं किया, बोला नहीं, और या तो झगड़ा हुआ, कुछ हुआ। तो एक बेसिक जो फीडबैक होता है कि पुलिस स्टेशन आपकी विजिट कैसी थी, कितना टाइम लगा एफआईआर में, कैसे बातचीत करी गई, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई क्या, आपको प्रॉपर ब्रीफ किया गया क्या, पीने की सुविधा थी क्या, बैठने की थी क्या, टॉयलेट की थी क्या, एक बेसिक हम एक फॉर्म, रक्षा का फीडबैक फॉर्म कर रहे हैं। एंड बैक एंड पे सब पुलिस स्टेशंस का स्कोरिंग करवा रहे हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे, एंड फिर उनको मंथली रिवॉर्ड्स दिया जाएगा। और मैंने तो हमारे सब अभी जो भी थानेदार है सबको बोला है कि उनका जो ACR है मैं उसी को देख के भरूंगा, ताकि दे हैव दैट सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग्स देमसेल्व्स, एंड ऑल्सो पब्लिक का एक से आना चाहिए। जो पब्लिक एक्चुअल में पुलिस स्टेशन जा रही है उनका क्या फीडबैक है, वो एज SP मुझे मॉनिटरिंग करने का एक मौका मिलेगा, सीनियर ऑफिसर्स SDPO को मौका मिलेगा, ताकि हम देख पाए ऑन ग्राउंड चल क्या रहा है। क्या बात है सर। साइबर क्राइम के लिए सबसे बेस्ट हॉटलाइन नंबर है 1930। अगर आपको उस पर बराबर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, एक URL है www.cybercrime.gov.in। एंड एक और इसमें, जिससे मैंने क्योंकि URL की बात करी, कुछ भी गवर्नमेंट रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं या स्कीम्स हैं, उसका आपने URL हरदम देखना है, वो .gov.in में ही एंड होना चाहिए। आधे क्राइम तो उसमें भी होते हैं कि मैं ताड़ोबा की सफारी बुकिंग कर रहा हूँ गवर्नमेंट रिसोर्ट में, फिर वो रैंडम साइट्स पे आप पैसे दे देते हैं। सो वो URL देखना की भी ज़रूरत बहुत है। जी सर, इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा काम, ऊपर से छोटा सा बेबी, उससे दूर रह के ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें करते हुए जब एक कभी तो ऐसा मन में आता होगा ना, यार मेरे तो इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर्स है, ये सब छोड़ के इन्फ्लुएंसर ही बन जाओ, तो ऐसा कभी आता है सर मन में? नहीं, ऐसा तो मन में इतना तो ऐसा तो नहीं आता है। हमको एज पब्लिक सर्वेंट्स इतना फ़र्क नहीं पड़ता इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर है कितने नहीं है। इन दी एंड आवर जॉब इज़ पब्लिक सर्विस, एंड इंस्टाग्राम इज़ जस्ट अ वे टू, जैसे मैंने बताया, कनेक्ट टू पीपल एंड गेट देयर फीडबैक। तो अब मेरे 50,000 फॉलोअर हो या 500 हो, उससे बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। मैंने तो रहना सर्विस में ही है और काम भी इसमें करना है, एंड वी आर नॉट इवन सपोज टू मेक मनी आउट ऑफ इट, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली इमटेरियल फॉर अस। बट थॉट्स, मतलब कभी कभार हाँ वैसा हो सकता है कि अरे क्योंकि कुछ फ्रेंड्स प्राइवेट में ये है, बट मैं तभी बताता हूँ कि दिस जॉब, आई मीन दिस सर्विस या द करियर विच वी हैव चोजन इज़ एब्सोल्युटली रिवॉर्डिंग। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि जब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि इतने लोग आते हैं ऑफिस में, डेली विजिटर्स 40 से 50 रहते हैं सुबह शाम के। तो आपके पास जब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एक आपके पास पावर है बोलूँ या एक अपॉर्चुनिटी बोलूँ कि आप लोगों को न्याय दे सकते हैं, जो एक्चुअल में इश्यूज़ हैं लोगों के, उसमें आप उनके इश्यूज़ हल कर पाए। क्योंकि इतने एग्जांपल्स हैं, कभी वुमेन आती है, कभी आती है, ऐसे कुछ कुछ इश्यूज़ है कभी कभार जो पुलिस स्टेशन लेवल पे सॉल्व हो जाने चाहिए, तो वो हमारे तक पहुंचते हैं। तो इसलिए वो, जैसे मैंने बताया, प्रोजेक्ट रक्षा शुरू किया है कि वो फीडबैक हमको वहाँ से मिले। तो पॉइंट इसकी सेटिस्फैक्शन बहुत है। आई मीन कभी ये नहीं सोचता हूँ मैं कि नौकरी मुझे क्या दे रही है, क्योंकि वो खुशी रहती है कि मैं समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। आई एम बीइंग पेड फॉर इट ऑब्वियसली, बट एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट आई एम वर्किंग फॉर द पीपल in a positive way, that feeling empowers you to work harder and harder. Fame is a by product, क्योंकि आप इस पोस्ट पे रहते हैं तो लोग आपको जानेंगे, शायद लोग आपको फॉलो करेंगे, बट उसमें आप डूब जाओगे और आप सिर्फ उसी में चलते रहोगे तो then you will also go down. So fame, money ये सब के चलते में ना पड़ते हो, अगर, क्योंकि as public servants, public service is the only thing which should be your priority. पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना, और एंड सिर्फ वो बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल ऑन ग्राउंड आपने वो करना भी है और वो समझना भी है।
एंड इट रिक्वायर्स पेशेंस। आई मीन क्योंकि कुछ लोग कभी चिल्लाएंगे भी कि सर नहीं आपके पास हम 2 बार आए थे बट ये काम नहीं हुआ, तो यू हैव टू हैव द पेशेंस टू लिसन टू देम एंड यू हैव टू हैव द वेयरविथॉल टू गेट वर्क डन। कभी कभार काम ही बोगस होता है या नहीं हो सकता है, ऐसा काम है, तो आपको समझाना भी पड़ता है। सो वो सब तरीके का अंडरस्टैंडिंग लेके आगे बढ़ना है। सर आपने अभी अब जितने आपके स्टाफ हैं उनको आपने जिस तरह से चैट जीपीटी या फिर एआई का आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको अपडेट करते जा रहे हैं, अपने प्रोफाइल को भी अपडेट करते जा रहे हैं, लेकिन पैरेलली जैसे सोशल मीडिया का आप जिस तरह से पॉजिटिव वे से यूज़ कर रहे हैं, तो शहर में जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कंटेंट अच्छा क्रिएट करते हैं, तो इन सारे लोगों को लेके भी आप काम कर रहे हो, तो क्या एक थॉट आपके दिमाग में है कि इसके माध्यम से आप क्या नई चीज़ करना चाहते हैं? सी जैसे एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जी हमारे आमदार साहब, खासदार साहब हो गए, वो लोगों के व्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं एक्चुअल में उनको, क्योंकि पल्स ऑफ पीपल उनको पता रहता है, वो जनता से चुन के आते हैं। वैसे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, सब नहीं बोलूँगा मैं, कुछ लोग का अलग काम रहता है, बट काफ़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ मालूम पड़ती है। नागपुर में व्हेन आई वाज डीसीपी साइबर क्राइम, तो हमने एक साइबर हॉक्स करके इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसमें सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की हम मीटिंग लेते थे। इतनी कार्रवाई हमने, इन्फॉर्मेशन जो आई है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आई है, क्योंकि अगेन देयर इज़ दैट गैप कि डायरेक्टली मैं पुलिस को अप्रोच करूँ तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, या मैं कभी कांटेक्ट ही नहीं है, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बिकम दैट मीडियम थ्रू विच यू गेट इन्फॉर्मेशन। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड इतनी मतलब मैं बता नहीं सकता, अनगिनत कार्रवाई हमने करी। इनफैक्ट एज डीसीपी ट्रैफिक भी इतने नागपुर के अच्छे बड़े बड़े पेजेस ने मुझे वीडियोस भेजे हैं, फिर हमने उनके बिफोर आफ्टर रील्स बनाए, वो बहुत वायरल भी हुए। तो उससे एक मैसेज जाता है कि पुलिस है और देख रही है, मतलब पुलिस की आईज हैं आपके ऊपर और काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी आज के ज़माने में क्रिएटर इकोनॉमी पे फोकस है, गवर्नमेंट का भी है, एंड ये भी है। मैं तो लोगों को भी कॉलेज में जाता हूँ तो बोलता हूँ यार यूपीएससी इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि लोग सोचते हैं कि क्योंकि एक माहौल बन गया कि अरे कर यूपीएससी बहुत ही है। आपका मन है बिल्कुल करो, बट लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में है, क्रिएटर इकोनॉमी में है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग सच गुड थिंग्स एंड अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो आजकल क्रिएटर इकोनॉमी में इनफैक्ट सरकार ने काफ़ी को रिवॉर्ड भी किया है, एंड दे आर एक्चुअली इन अ वे मेकिंग पीपल मोर अवेयर। एक वो फूड फार्मर करके इन्फ्लुएंसर है जो काफ़ी फेमस है, उसके थ्रू मुझे कितनी चीज़ें हेल्थ के बारे में मालूम पड़ी है जो मैं शायद पहले नॉर्मली बुक्स में नहीं पढ़ा या कभी मैंने इसमें नहीं देखा है। थिंग्स नॉट जस्ट ऑर्गेनिक फूड बट अबाउट हेल्दी लिविंग, अबाउट यू नो इल इफेक्ट्स ऑफ शुगर, अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड, जो कि मे बी पता था या पढ़ा था कैजुअली बट स्किप कर रहा था। बट इस हिसाब से लोग दिखाते हैं उन चीज़ों को कि आप एक्चुअली उसको रजिस्टर करें एंड चेंजेस करें टू चेंज योर लाइफस्टाइल। तो जैसे मेरे को थोड़ा सा स्वीट टूथ है, बट मैंने अभी आजकल मतलब 2 साल से तो मैं किसी भी चीज़ में एडेड शुगर ले नहीं रहा हूँ, चाहे वो दूध हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, नींबू पानी हो, सब बंद, दही हो, सब बंद कर दिया नॉर्मल, एंड वो टेस्ट एक्चुअल जो उसका है वही लेता हूँ। तो दिस इज सम चेंज आई डिड आफ्टर लुकिंग एट मे बी सोशल मीडिया। सर जाते जाते एक लास्ट हम रैपिड फायर करके जाएंगे, तो मज़ा आएगा, आपको भी थोड़ा सा एक लाइट हो जाएगा अपना इंटरव्यू। सर आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है, चाहे अकोला का या फिर अकोला के बाहर का कुछ भी? फेवरेट फूड नागपुर में तो दावेली मुझे बहुत पसंद थी, बट अकोला में शेगांव कचौरी यहाँ पे मैं खाता हूँ, जो पास में ही है तो मिलती है जी। पानी पूरी भी यस। अब फेवरेट पूछा ना तो एक ही बोलना था। यस सर, सबसे फेवरेट आप जब वक्त मिलता है तो आप किस तरह से उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं? मतलब बाहर अगर कुछ ग्रुप अच्छा रहे तो क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, कभी कभार दोस्तों के साथ ऑनलाइन पीएस खेल लेते हैं, बट आजकल तो वही आधा तो आदमी फ़ोन में ही बेचारा इतना घुस गया है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में कि उससे में काफ़ी टाइम निकल जाता है। सो फेवरेट जो आपका मूवी या फिर बॉलीवुड या फिर क्या चीज़ें पसंद है? फेवरेट मूवी जो मतलब मेरे तो अभी तक ऑल टाइम एक ही फेवरेट मूवी है जो मैं शायद तक 6 बार देख चुका हूँ, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। मतलब मैंने ऑनेस्टली एक मूवी को 2 बार देखना मैं पसंद नहीं करता हूँ, बट वो ऐसी मूवी है कि मैंने काफ़ी रिलेट किया। एक्टिंग स्किल्स बहुत बढ़िया थे, थॉट प्रोसेस बढ़िया था, स्क्रिप्ट अच्छी थी। 12th फेल तो है, इनफैक्ट मैं मुंबई गया था तो मैं उनसे विक्रांत मासे साहब से मिला भी उनसे, एंड इनफैक्ट आपको याद होगा तो रन फॉर ड्रग फ्री इंडिया में उनने एक अकोला के लिए भी वीडियो बनाया था। जी जी जी। सर सौम्या मैम की सबसे फेवरेट क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद है कि जो सोच के आपने सोचा नहीं मैं इनके साथ शादी करूंगा? नहीं, शादी के लिए तो अलग क्वालिटीज देखता है, बट फेवरेट क्वालिटी डिसाइसिवनेस। आई थिंक शी इज़ वेरी डिसाइसिव।
शी व्हेन शी हैज़ पुट थॉट ऑन समथिंग शी टेक्स दैट डिसीजन एंड देन शी स्टिक्स टू इट. कभी कभार मैं भी सोचता हूँ ये नहीं ये ऐसा, तो बट आई थिंक उसका डिसाइसिवनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. यस सर, आपका बेबी 9 मंथ्स का है, तो क्या नाम रखा है उसका? अव्यय. वाह, अव्यय मीन्स इम्यूटेबल. ये भगवत गीता से लिया है, जिसका कभी नाश नहीं होता. तो Wow. भगवत गीता का एक कॉन्सेप्ट है सोल का या कुछ, तो वो अव्यय के रूप में जाना जाता है. तो हम लोग ने ऐसा एक नाम हमको रखना था जो जिसके ट्रेडिशनल रूट्स हो बट एक मॉडर्न साउंडिंग भी हो. तो एंड अच्छा, हमको थोड़ा सा कभी सुना नहीं था तो वो अच्छा लगा. सर आज के पॉडकास्ट के बारे में आपने कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है. अकोला में फ़र्स्ट टाइम ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ. नागपुर में शायद 1 या 2 बार किसी रेडियो के इसमें ऑफिस में जाना हुआ था, बट आई थिंक पॉडकास्ट तो शायद फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ. एंड RDG रिकॉर्डिंग स्टूडियो का आपका जो ये स्पेस है, वेरी प्रोफेशनल, वेरी क्लीन, नीट, टेक सेवी एंड कॉलेज के प्रेमाइसेस में होते हुए आप ये सब कर रहे हैं. विथ यू हैव ऑल्सो हैव द सपोर्ट ऑफ आई थिंक द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर एंड द स्टूडेंट्स, विच इज़ अ गुड थिंग. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. आप ऐसे ही लोगों तक पहुंचते जाइए एंड अलग अलग लोगों के, अलग अलग फील्ड के लोगों के जो व्यूज़ हैं लोगों तक पहुंचाने का बड़ा काम कर रहे हैं. सो बेस्ट विशेस टू यू. थैंक यू सो मच सर. सर जाते जाते हमारे अकोला वासियों के लिए क्या मैसेज है? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? नहीं, अकोला सी बहुत बहुत ही अकोला के लोग बहुत प्यारे हैं. मतलब मुझे जहाँ पे भी जाता हूँ, जितने भी लोग मिलते हैं तो बहुत प्यार और मान सम्मान देते हैं. एंड मेरा एक जो मिशन है, आई मीन नॉट जस्ट अकोला, मेरी लाइफ के लिए भी, मैं एज अ पुलिस ऑफिसर, जो पुलिसिंग का परसेप्शन है, जो पुलिस का परसेप्शन है, जो ट्रस्ट है पुलिस एंड पब्लिक के बीच में, वो बढ़ाना है. दैट इज़ ऑल्सो माई जॉब एज अ लीडर ऑफ द पुलिस फोर्स. तो मैं यही विनंती करता हूँ कि आपको कुछ भी समस्याएं हैं तो अभी जो हमने जैसे रक्षा सिस्टम शुरू किया है, उसमें QR हमने कोड हर पुलिस स्टेशन में लगाए हैं, उसमें आप फीडबैक दे सकते हैं. कोई भी समस्या रहे SP ऑफिस में आके बता सकते हैं. 4 to 6 मेरा पब्लिक मीटिंग टाइम है, सबसे मिलता हूँ. एंड ऐसे ही आपका प्यार सम्मान हमारे पुलिस वालों के लिए, हमारे लिए देते रहिए. एंड हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं, चाहे वो क्राइम करने का, कम करने का एक मुद्दा हो, इलीगल एक्टिविटीज़ पे कार्रवाई करने का हो, एंड ऑनेस्ट इंटेंशन से करते हैं. कहीं कुछ कमी हो सकती है, कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट इंटेंशन खराब कभी नहीं रहता. तो ऐसे ही आप प्यार देते रहिए. एंड जितना हम सेवा दे सकें, जितना काम कर सकें, उतना हम मेहनत करेंगे. एंड वी वांट टू डू दिस फॉर अकोला, वी वांट टू डू दिस फॉर ऑल ऑफ यू. जो कावड़ फेस्टिवल था, इट इज़ सो यूनिक. मुझे महाराष्ट्र में रहते हुए भी ये मालूम नहीं था कि, तो मैंने कावड़ की इनफैक्ट ऑर्गेनाइजर्स को भी बोला है कि आप इसको गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड या लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब लेकर आइए, ताकि उसका एक रिकॉग्निशन बढ़ेगा, उससे टूरिज्म बढ़ेगा, शहर की जान पहचान होगी. क्योंकि ये एक नॉर्थ इंडियन परंपरा थोड़ी सी है, बट वहाँ पे भी इस पैमाने पे पालकी निकलना, कावड़ निकलना, ये बहुत बड़ी बात है. क्योंकि एक तरह से, और जो मैंने कावड़ में भीड़ देखी, कावड़ में एनर्जी देखी, बहुत बढ़िया थी. जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बंदोबस्त अच्छा था. तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि सर इतना अच्छा सेफ्टी का एक माहौल था कि इस बार वुमेन, चिल्ड्रेन, लड़कियां भी बहुत बाहर आई. सो दिस इज सच अ गुड थिंग कि सब एक पूरा शहर बाहर आ रहा है एक फेस्टिवल के लिए, एक उत्सव मनाने के लिए. सो रियली टच माई हार्ट्स. मैंने वो लिखा भी था एक पोस्ट में. सो ऐसे ही मैं सबको विशेष देता हूँ कि अपने अपने रिलीजन के अच्छे त्यौहार जितने भी हैं धूमधाम से मनाइए, कायदे के चौकट में रख के बनाइए. हम आपको पूरी तरीके से सहकार्य करने के लिए. मुझे लगता है सर अपने का जो बर्थडे है वो भी वहाँ पे जाके आपने अभिषेक करके सेलिब्रेट किया, राजेश्वर मंदिर में जाके शायद. जी, मैं बर्थडे के दिन सुबह अपने जो ग्राम देवत है अकोला के, वहाँ पे गया था, जहाँ आई मीन पूरी उन्हीं की कृपा है जिले के ऊपर, हमारे ऊपर. मैं जब भी वहाँ पे विनंती करता हूँ, मैं उनसे ये कहता हूँ कि हमारा सब काम अच्छा हो, अच्छे से हो. तो अच्छा सेलिब्रेशन था. सर अभी नवरात्रि फेस्टिवल आ रहा है और RDG कॉलेज में ही रंगीलो गरबा भी होता है, तो उसके लिए क्या सोचा है? किस तरह की यहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी और आपके पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर क्या प्रेशर रहने वाला है? ना, अब डिपार्टमेंट का देखो प्रेशर तो 24/7 12 महीने चलता है. सो हम वी आर यूज टू इट. बट गरबा के लिए हम लोग ने स्पेसिफिक हम एक प्लान चार्ट आउट करेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी गरबा के फेस्टिवल्स हैं, वहाँ पे खासकर वुमेन रिलेटेड जो सिक्योरिटी है वो कैसे रहनी चाहिए. हमारे जो दामिनी पथक है उनका हम शेड्यूल और प्लान चेंज करेंगे, ताकि दामिनी पथक कैन कम हियर विजिट. एंड यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें पुलिस वालों का आना जाना, लोगों से मिलना, एंड थोड़ा सा ब्रीफिंग करना. वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि प्रॉपर पैम्फलेट्स हो, प्रॉपर साइनेजेस हो कि किसी को कुछ हो तो कैसे रिपोर्ट करना है.
एंड अभी नवरात्रि आ रहा है, मैं सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अकोला में काफ़ी अच्छे तौर पे गरबा फेस्टिवल होता है, इनफैक्ट RDG कॉलेज में जी काफ़ी बड़ा एक गरबा फेस्टिवल होता है, आई एम टोल्ड। सो उसके लिए भी सबको ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूँ। एंड जैसा मैंने कहा, जितने भी हमारे त्यौहार हैं सब अच्छे से इंजॉय करने चाहिए। दैट इज़ व्हाट बाइंड्स अस एज अ सोसाइटी, दैट इज़ व्हाट बाइंड्स अस एज अ सिटी, जो हमको एक मिल के हम आगे बढ़ते हैं। तो वो, क्योंकि ये देखो हमारा एक ट्रेडिशनल रूट्स हैं, भारत के रूट्स हैं। जी आप जो बाहर जाओ, अगर जो मेरे क्योंकि दोस्त हैं यूरोप में, USA में, उनकी लाइफ एकदम अलग हो गई, बट दे स्टिल मिस दिस। सो ये एस्पेक्ट हमने भूलना नहीं। हम लोग शायद वी गेट यूज टू ऑल दिस, होली, दिवाली, कावड़, गणेश विसर्जन, ईद, ये सब वी गेट यूज टू दिस, बट व्हेन वी गो आउट ऑफ इंडिया देन वी रियलाइज कि एक सोसाइटी की एक्चुअल पावर क्या होती है। एग्जैक्टली सर। हम तो आशा करेंगे कि आप इस नवरात्रि में आप भी आइए, वीकेंड जब भी टाइम मिलता है आप और मैम दोनों भी इस गरबा को भी ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, आप आज यहाँ पे आए, इतना समय दिया, इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, शहर में आप किस तरह से इस डिपार्टमेंट को लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि शायद एक पुलिस दोस्त बन के जो है लोगों के बीच में आपकी वजह से अभी जा रहा है। सो थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूज़ लोगों तक आप पहुँचा रहे हैं। एंड अच्छा, आपका इतना बढ़िया RDG रिकॉर्डिंग स्टूडियो का जो एक प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से जो अच्छा लगा, एंड आगे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू। यस बिल्कुल सर। तो ये थे रिस्पेक्टेड अर्चित चांडक सर, जो कि अकोला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। इसी के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारी है, लेकिन उनके बीच में टाइम निकल के आज ये हमारे साथ आए, इन्होंने इतनी सारी बातचीत की। फिर से मिलेंगे नए व्यक्ति के साथ, उनके नए विचारों के साथ। देखते रहिए RDG रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंट्स योलो स्पॉटलाइट। धन्यवाद।